कोई रीजन ऐसा है जिसके अंदर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स ये होगी QE के बराबर। कोई रीजन ऐसा है जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है तो फोर्स ये होगी QV क्रॉस B। और चार्ज बढ़ेगा तो भी फोर्स बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो भी फोर्स बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी तो भी फोर्स बढ़ेगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज हमें चैप्टर नंबर 4 क्लास 12 स्टार्ट करना है, दैट इज़ मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। हर एक बात को बहुत ध्यान से सुनना, चैप्टर आसान है, आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, पहले लोगों का मानना ये था कि जो इलेक्ट्रिसिटी है जो आप अभी तक पढ़कर आए हैं चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 में, उसमें हमने चार्जेस के बारे में पढ़ा है, चार्जेस और करंट के बारे में। ठीक, ये जो चैप्टर नंबर 4 है यहाँ से मैग्नेटिज्म स्टार्ट होगा। ठीक, पुराने लोग इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को दोनों को, इलेक्ट्रिक चार्जेस को और मैग्नेटिज्म को दोनों को अलग अलग सपोज करते थे। ठीक, लेकिन कुछ साइंटिस्ट थे जैसे ऑर्स्टेड वगैरह, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ये प्रूव किया कि अगर हम एक करंट कैरिंग वायर लेंगे तो उस करंट कैरिंग वायर के अराउंड आप एक मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक, क्लास 10th में आपने पढ़ा हुआ है, जो करंट कैरिंग वायर्स होते हैं उसके अराउंड अगर आप, अरे मतलब पढ़ा नहीं, तुमने छोड़ दिया होगा, लेकिन अच्छा ऐसे ना पढ़ो, खैर। जो करंट कैरिंग वायर होता है, इस वायर के अराउंड अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व करें, चेक करेंगे, तो आप देखेंगे इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी आपको। एक कंपास की हेल्प से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप करंट की डायरेक्शन, इस वायर के थ्रू जो करंट पास हो रहा है ना, अगर उस करंट की डायरेक्शन को आप चेंज कर देंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, है ना। अभी मान लीजिए क्लॉकवाइज बन रही थी, फिर एंटी क्लॉकवाइज बननी स्टार्ट हो जाएगी। इससे ये पता चलता है रवान कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इस चार्जेस की वजह से ही है, या इन करंट की वजह से जो करंट वायर के अंदर फ्लो कर रहा है। ठीक, अगर किसी वजह से करंट बंद हो जाए या आप करंट को स्विच ऑफ कर दो तो आप देखेंगे ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ना, ये भी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, इसमें नहीं, इसमें देखना, यहाँ सामने, इसमें देख रहा है क्या ना बड़ी स्क्रीन पे देख, कहाँ छोटी स्क्रीन में कहाँ देख रहा। इसके अराउंड अगर आप ऑब्जर्व करना चाहें तो आप इजीली ऑब्जर्व कर पाएंगे। करंट को ऑफ कर देंगे तो आप देखेंगे इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी आपको फील होनी बंद हो जाएगी। इससे ये पता चलता है, यकीन बनता है कि ये ज़रूर मैग्नेटिक फील्ड उस करंट की वजह से है जो करंट इस वायर के अंदर फ्लो कर रहा है। ठीक, मूविंग चार्जेस जो चैप्टर के नाम में आ रहा है, इस मूविंग चार्जेस से हमारा मतलब या मकसद जो है वो करंट है, जो चार्ज फ्लो होते हैं किसी वायर के अंदर, और वो चार्जेस अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, जिसके लिए हमने ये दूसरा टर्म मैग्नेटिज्म यूज़ किया हुआ है। ठीक, सबसे पहले मूविंग चार्जेस के बारे में कुछ खास बात। मूविंग चार्जेस कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी, कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक रखते हैं अपने साथ जो स्टेशनरी चार्ज नहीं रखते, जिसकी वजह से हमने इनको अलग अलग पढ़ा। पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा जब चार्ज स्टेशनरी था, लेकिन मूविंग चार्जेस जो होते हैं ना कार्तिक, वो अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। अगर आपके पास कोई वायर है तो आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो मूविंग चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेंगे। क्या है मैग्नेटिक फील्ड? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, किसी चार्ज का असर उसके अराउंड दूर दूर तक एरिया में आप ऑब्जर्व करें अलग अलग जगह पर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। उसी के जैसी एक कैरेक्टरिस्टिक है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को हम बच्चों B से डिनोट करते हैं, और ये उसी तरह है जैसे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी। इलेक्ट्रिक फील्ड तो स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूस करती है। जैसे आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है तो अपने अराउंड वाले रीजन में एक फील्ड क्रिएट करेगा, जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। लेकिन जो मूविंग चार्ज है, इन एडिशन टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आपका चार्ज मूविंग है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, याद रहेगी ये बात। अच्छा, एक सिचुएशन सपोज करो। ठीक, मान लो हमारे पास एक ऐसा रीजन है जिसमें ऑलरेडी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। मान लो ये कमरा नहीं बल्कि दो मैग्नेट के बीच में हम बैठे हुए हैं। ठीक है, ये दीवार पूरी की पूरी नॉर्थ पोल है और ये पूरी की पूरी साउथ पोल है। तो आप जानते हैं दो पोल्स के बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती, नॉर्थ से निकलती, साउथ में एंटर करती, सब कुछ चौथी क्लास में पढ़ रखा। तो जो नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस पूरे कमरे में आ जाएगी। अब इस कमरे में अगर रवान कोई चार्ज अगर मूव कर रहा है, ठीक रवान, तो फिर तो वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करेगा चलो खैर
लवान की खास बात ये है अपने पे भी हंसता है ये सही बात। ऐसे आदमी की कोई बेइज्जती नहीं कर सकता जो अपने ऊपर खुद ही हंस दे बस इसे लगी नहीं रहा कुछ। सही बात। इस कमरे में सुनो सुनो सुनो, बैक टू द क्लास। इस कमरे में अगर कोई मूविंग चार्ज होगा तो इस कमरे में एक तो मैग्नेटिक फील्ड वो है जो इन दोनों पोल्स की वजह से, दीवारों की वजह से, ठीक। एक मैग्नेटिक फील्ड वो होगी जो मूविंग चार्ज अपने अराउंड प्रोड्यूस करेगा। तो दो मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो गई, एक तो वो जो मूविंग चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है अपने अराउंड, और एक वो जो ऑलरेडी प्रेजेंट है। और आप जानते हैं जब भी दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करती हैं, ठीक, तो वो दोनों पार्टिकल एक दूसरे, या ये कह लीजिए जो जैसे आपके पास दो अलग अलग मैग्नेट हैं, तो जब उनको करीब लाते हैं आप तो उनकी मैग्नेटिक फील्ड ही इंटरेक्ट करती है और आपको एक फोर्स फील होती है। इसी तरीके से मूविंग चार्ज जब अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा खुद की, तो वो भी एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक। याद रहेगी बात। इसी फोर्स को लॉरेंट्ज ने बाकायदा, ये समझ लीजिए एक नया पहला टॉपिक इस चैप्टर का आपका, जिसको हम लॉरेंट्ज फोर्स कहते हैं। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है, ठीक, इसे छोड़ के बाकी सबने तो पढ़ ही रखा होगा। क्या पता इनने भी पढ़ा घर पे है। अगर किसी रीजन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है और उसमें कोई चार्ज रखा हुआ है, क्यों भाई सैफ, अगर किसी रीजन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ई मौजूद है और वहाँ पर कोई चार्ज क्यू रखा हुआ है, तो वो चार्ज क्यू ई के बराबर फोर्स फील करता है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, है ना। ये कहलाती है फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसको एफ ई से डिनोट करेंगे। लेकिन अगर उस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है और चार्ज मूव कर रहा, तो अभी हमारे डिस्कशन के बेसिस पर हमने सीखा कि मूविंग चार्जेस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स फील करते हैं, है ना। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ चार्ज होगा, और सॉरी रखा हुआ नहीं, मूविंग चार्ज होगा, वो एक फोर्स फील करेगा। उसको हम एफ बी से डिनोट कर सकते हैं, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ये फोर्स 3-4 चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहली चीज़, वो चार्ज की वैल्यू जिस चार्ज पर आप फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, क्यू। दूसरी चीज़, उस चार्ज की वेलोसिटी। पहली चीज़ तो चार्ज का मैग्नीट्यूड हो गया, दूसरी चीज़ है चार्ज की वेलोसिटी, चार्ज किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तीसरी चीज़, वो मैग्नेटिक फील्ड जिसके अंदर ये चार्ज मूव कर रहा है, बी। और चौथी चीज़, इन दोनों के बीच का एंगल, उसका साइन थीटा, ठीक। चार्ज बढ़ेगा तो भी फोर्स बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो भी फोर्स बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी तो भी फोर्स बढ़ेगी, और अगर एंगल थीटा चेंज होगा तो 0 से लेकर 90 तक फोर्स बढ़ती चली जाती है और मैक्सिमम होती है 90 पर, जिस तरह साइन मैक्सिमम होता है 90 पर। लेकिन अगर कोई चार्ज, ठीक, धोखे से भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में निकल पड़ा या फिर मैग्नेटिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में चल पड़ा, तो वो चार्ज कोई फोर्स फील नहीं करेगा, ठीक। ये टोटल जो अभी निकल कर आया ना स्टेटमेंट, यही होती है बच्चों फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ चार्ज इतनी फोर्स फील करता है, क्यू वी बी साइन थीटा के बराबर। बात समझ में आई, ठीक। इसमें अगर थोड़ा सा आप वेक्टर वाला एनालिसिस अपना लगा दें, तो वेक्टर में हमने पढ़ा था ए बी साइन थीटा को ए क्रॉस भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ बी जो है वो हो जाएगी क्यू वी बी साइन थीटा को वी क्रॉस बी लिख दूँ तो हो जाएगा वी क्रॉस बी। ये हो जाएगी फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। अब कुल मिलाकर हमारे पास दो फोर्सेस हो गई। अगर कोई रीजन ऐसा है जिसके अंदर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स ये होगी क्यू ई के बराबर। कोई रीजन ऐसा है जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है तो फोर्स ये होगी क्यू वी क्रॉस बी। और कोई रीजन ऐसा है अगर शौर्य जिसके अंदर दोनों प्रेजेंट है तो टोटल फोर्स कितनी होगी, दोनों को प्लस कर देगी, है ना, दोनों का सम कर देगी। बात समझ में आई। तो ये जो नेट फोर्स निकल के आएगी दोनों को सम अप करके, इसी नेट फोर्स को हम कहते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। याद रहेगा, लॉरेंट्ज फोर्स को आप डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, इट इज़ द नेट या टोटल फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज पार्टिकल इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। ठीक है, और इसकी वैल्यू इक्वल होती है द फोर्सेज ड्यू टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, उनके सम के बराबर,
मतलब एफ ई प्लस एफ बी दोनों को आप एडअप कर दो, ठीक है। एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड एफ मैग्नेटिक। एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक ये तो कोई भी बता देगा यहाँ पर। फर्स्ट इक्वेशन बना दो इसको, इसकी वैल्यू हो जाएगी क्यू ई के बराबर। एफ मैग्नेटिक ये है क्यू वी क्रॉस बी के बराबर, और ये आ गया आपकी टोटल फोर्स, और यही फोर्स है आपकी लॉरेंट्ज फोर्स। इज इट क्लियर? अब थोड़ी सी बात इसकी डायरेक्शन पर और कर लेते हैं। ये तो आपने पहले से पढ़ा हुआ है, कोई पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसके ऊपर उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। लेकिन अगर कोई चार्ज नेगेटिव है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, क्योंकि ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इस वाली फोर्स को और डिस्कस कर लेते हैं, इसकी डायरेक्शन क्या होती है। आप यहाँ पे देख रहे हो ये क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का। वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर भी वेक्टर आएगा, है ना। इसका मतलब फोर्स तो है खैर है ही वेक्टर। वो डायरेक्शन क्या होगी, जब कभी भी हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं ना बच्चों, तो जो उनका रिजल्ट निकल कर आता है वो रिजल्टेंट उन दोनों के परपेंडिकुलर होता, ठीक, दोनों के परपेंडिकुलर। क्या डायरेक्शन होगी ये आप राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। राइट हैंड रूल अप्लाई करना आना चाहिए सबको, राइट हैंड पाम रूल, ठीक। ध्यान से सीख लो आप। मान लीजिए इसी स्पेस में मैं अप्लाई कर देता हूँ। मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ना। मैग्नेटिक फील्ड उस साइड है, ये सामने वाली दीवार की तरफ। अगर ये वाली दीवार नॉर्थ पोल हो और वो साउथ पोल हो तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगी, ऐसे होगी मैग्नेटिक फील्ड। इसमें कोई चार्ज पार्टिकल आया और वो ऐसे मूव कर रहा है, तो ये उसकी वेलोसिटी वेक्टर हो गया जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है ना, ठीक। ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर जो फोर्स लगेगी वो किस डायरेक्शन में होगी, उसके लिए आपको v क्रॉस b की डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी, और उसके लिए आप अप्लाई करेंगे राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड लाए सब, लाओ, ठीक। बस तो राइट हैंड अप्लाई होना है। राइट हैंड के जो फिंगर्स हैं, पाम तो आपको फेस करना है दूसरे वेक्टर की तरफ। इसे तो सुनने दे, तेरा सुनाओ क्या है, जाने क्या क्या समझाया जा रहा है। सुनो, ये एक वेक्टर है v और ये है b। आपको v क्रॉस b निकालना है। तो सबसे पहले राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं इनको आप वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखिए। v क्रॉस b निकालना ना, देखो ये यहाँ लिख देता हूँ v क्रॉस b। तो पहले v आ रहा है, पहले v आ रहा है ना, तो v की डायरेक्शन में आप फिंगर्स रखें इस तरीके से कि पाम जो है ये फेस करे दूसरे वेक्टर की तरफ। इन्हीं फिंगर्स को ऐसे भी तो रख सकते हैं, लेकिन अब पाम जो है वो आपका उल्टा हो गया। ये पाम जो है आपका बी की तरफ होना चाहिए, हो गया। अब ये फिंगर्स कर्ल करके देख लो, ठीक, बी की तरफ जा रही है ना, तो ये वी क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी। ये जो थंब आपकी डायरेक्शन देगा, जिस डायरेक्शन में थंब जा रहा है वही डायरेक्शन होगी वी क्रॉस बी की डायरेक्शन। ऐसे कहाँ जा रहा थंब, इनवर्ड। वी क्रॉस बी की डायरेक्शन हो जाएगी इनवर्ड। याद रहेगा, आसान सी चीज़ है। लेकिन अगर, हाँ भाई सुन लो भाई, अंग्रेज़ी कॉलर ट्यून खुद भी समझ में आ जाए। हाँ भाई, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर तो वी क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होगी, जैसे इनवर्ट निकल कर आई इनटू द पेज, वही डायरेक्शन होगी। लेकिन अगर चार्ज नेगेटिव हुआ तो क्या होगा, अगर चार्ज बच्चों नेगेटिव होगा तो आप डायरेक्शन तो ऐसे निकालेंगे, लेकिन आखिर में आके उसके चुपके से उल्टा कर देंगे, है ना, ठीक। जैसे वी क्रॉस बी की डायरेक्शन इनवर्ट आ रही, अगर ये चार्ज नेगेटिव होता तो हम ऐसे कर देते, तो हम अपने आप किसी की नहीं सुननी, उसमें उल्टा कर देना, ठीक। याद रहेगा, ठीक, शाबाश। इस तरीके से आप वी क्रॉस बी की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ये लॉरेंट्ज फोर्स हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। आपने डायरेक्शन भी निकाल ली और आपने मैग्नीट्यूड भी सीख लिया।